नमस्कार। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है नीट 2022 गुड लक सीकर सीरीज में। फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज आप सब लोग देख चुके हैं। सभी एक्सपर्ट्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आज पीसीपी की बायोलॉजी की एक्सपर्ट टीम आपके सामने है और बायोलॉजी को लास्ट 2 डेज़ में कैसे हैंडल करना है, ड्यूरिंग पेपर कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से जानेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे बच्चों की एंजाइटी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही होगी। अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं और उसके हर एक पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हैं और उसको माइंड में सेट कर रहे हैं तो आपकी एंजाइटी का लेवल डेफिनेटली कम होगा। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं अपनी एक्सपर्ट टीम से। डॉक्टर यूसी पचौरी सर हमारे साथ हैं। 15 साल का लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं और अपनी ट्रिक्स के माध्यम से बॉटनी जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से याद करवा देते हैं। उनके साथ में बैठे हैं डॉक्टर आसिफ सर। अपने सहज और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, हमारे जूलॉजी के एक्सपर्ट। एनसीईआरटी के जो कठिन से कठिन पैराग्राफ्स होते हैं उनको इजीली बच्चों को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ डिफरेंट मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से एनसीईआरटी को अप्रोचेबल बनाना, ये सर की खास बात है। सर के साथ में बैठे हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए शिवतेज त्रिपाठी सर। सर आपका स्वागत है। सर का 16 साल का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स को भी सर ने नर्चर किया है। कोटा, दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर सर ने अपनी सेवाएं दी हैं और आप पीसीपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर मैं रैंक की बात करूं तो ये जो एक्सपर्ट्स आपके सामने बैठे हैं इन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले बच्चों को नर्चर किया है। पीसीपी ने लास्ट ईयर केवीपीआई के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की थी अमित शर्मा ने, और इस बार फिर से उस चीज़ को दोहराते हुए ऑल इंडिया सेकेंड रैंक राहुल प्रताप सिंह बारट ने हासिल की है। दोनों बच्चों को बायोलॉजी का गाइडेंस देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इस गुड लक सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स के पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पचौरी सर से तक पहुंचना चाहूँगा। पचौरी सर, जो नीट 2021 था उस 2021 के अंदर पीसीपी के 50 से ज़्यादा बच्चों ने बायोलॉजी के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल किए थे, 360 आउट ऑफ 360। मतलब एनसीईआरटी जैसी कलिष्ट भाषा में लिखी हुई एक बुक जिसके अंदर आप कह सकते हो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समाहित कर दिया है, उसके बाद में बच्चों को किस तरह से क्या करते हैं आप क्लास के अंदर, ऐसा जो बच्चा इस तरह से एनसीईआरटी को एकदम से अप्रोचेबल बना लेता है और पूरे में से पूरे सवाल सही कर लेता है? जी सर। राकेश सर, धन्यवाद। आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 360 में से 360 मार्क्स लाना, नो डाउट। एक लोग कहते हैं टेढ़ी खीर तो है ही, वो भी एनसीईआरटी के साथ में। मैं आपको बता दूं कि 360 में से 360 लाना बहुत ही सिंपल है। आप अगर देखें कि इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीईआरटी और तीसरा है एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ओके। तो सर एनसीईआरटी के जैसे मान लीजिए कोई नीट की तैयारी कर रहा है जी, तो उस बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा जूलॉजी का ओरिएंटेशन रहता है क्योंकि उसको आगे चलकर फिजियोलॉजी के ऊपर काम करना है और वो जूलॉजी को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी समझता है जी। तो उस बच्चे को आप बॉटनी जैसे सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल करवाना, फूल पत्ती को उसके दिल दिमाग पे कैसे आप मतलब बच्चे के दिमाग में वो चीज़ छा जाती है जी। क्या कॉन्सेप्ट, क्या तरीका रहता है आपका क्लास के अंदर? हाँ सर, जनरली लोग ये समझते हैं कि बॉटनी टफ है, जूलॉजी कंपैरेटिवली बॉटनी टफ मानते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई चीज़ ना तो टफ होती है ना ही कोई चीज़ सिंपल होती है। यदि हम बेसिक्स को लेके हुए आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ सिंपल हो जाती है। तो बच्चों को बेसिक्स से उनकी जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में अगर समझाते हैं तो उनको ईजी लगता है। और यदि हम केवल एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हुए ही केवल लाइन करवाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चीज़ें एनसीईआरटी में पूरी हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा कि हम जानते हैं गागर में सागर है। बहुत सही। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करना है
यही आप में आना चाहिए। और छोटी सी एनसीईआरटी है तो छोटी लेकिन बड़ी ही खोटी है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। लेकिन उसको एक सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 360 में 360 बॉटनी हो या जूलॉजी हो, उनको लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अपने 50+ स्टूडेंट जो हैं वो आए, क्योंकि उनको रिपीटेटिव रिवीजन बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के लिए, यही है कारण उसका। जी धन्यवाद। वैसे ये जो गुड लक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारा कतई ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों को ये समझाया जाए कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, एनसीईआरटी बहुत टफ है। अभी ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। अगर इस सीरीज़ को देखकर या एपिसोड को देखकर आपको ये लगता है कि हाँ हमारे कॉन्फिडेंस में इन्हेंसमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा जो मकसद है वो सिद्ध होगा। इस वक्त सर आसिफ सर तक पहुंचना चाहूँगा। आसिफ सर, हर एक बच्चा जो अभी हमें देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि काश कोई उनको ये बता दे कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों ने भी दिए हैं, हमने भी एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम से पहले एक डर सा रहता है कि क्या हम वास्तव में एग्ज़ाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। और अगर कोई ऐसा मीटर हमारे पास हो, जो मीटर लगा के हम चेक कर लें कि हाँ तैयारी 100% है, और उसका वो जैसे अपन कोरोना के टाइम में यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, पार्शियल सैचुरेशन है, वो चेक करते थे, और वो मीटर लगाने के बाद में 98 दिखता था, तो एक मन में कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ भाई हम सही है। तो वो कॉन्फिडेंस एक उस दिन को आसान बना देता था। बिल्कुल। तो ऐसा कोई मीटर तो अभी तक बना नहीं है जो ये बता पाए कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल बच्चों के सामने रख सकते हैं जो बच्चे को ये फील करवा दे कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो आसिफ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके सामने आते हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बहुत टफ है, थोड़ा सा दिक्कत से समझ में आ रहा है, या फिर जब आप टेस्ट लेते हैं तो मैक्सिमम उस टॉपिक से सवाल गलत करते हैं। तो आप उन टफ टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आप ये बताइए कि पिछले एग्जाम्स में उनसे कैसे सवाल पूछे गए, तो शायद बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो टफ टॉपिक सिर्फ नाम के लिए टफ है, बाकी उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं नीट में तो वो बहुत ईजी होते हैं। आसिफ सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ये एक बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक एंजाइटी भी रहती है कि एग्ज़ाम से पहले उनकी प्रिपरेशन कैसी है, और साथ साथ में कई टॉपिक, खासकर जूलॉजी के अंदर हम देखें तो कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में टफ़ लगते हैं या स्टूडेंट को टफ़ लगते हैं। एक्चुअली वो टफ़ होते नहीं हैं, सिर्फ वो लगते हैं उनको। अगर उनके कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया जाए तो वो बहुत ईजी टॉपिक है। लेकिन सर ऐसे टॉपिक में क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ईजी पूछता है। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं तो लास्ट ईयर के पेपर में सर MBI जेनेटिक्स जो बायोलॉजी के टफेस्ट जो है वो चैप्टर हैं, उनमें से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी आए जी। मतलब सिंपल क्वेश्चन जो नॉर्मली एक स्टूडेंट जो है वो इजीली बता सकता है कि एडेनिन का परसेंटेज देखकर आप साइटोसिन थायमिन का परसेंटेज पूछ रहे हो। तो ये क्लास में एक 11th का बच्चा जो बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, जिसने अभी तक MBI पढ़ा भी नहीं है, वो भी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, चैप्टर को सॉल्व करने से, चैप्टर को पढ़ने के बिना पर। सही बात। तो ऐसे कई टॉपिक है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, बट उसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा भी आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से साइड से कट कर रहा है, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इजी रहते हैं, तो काफ़ी इजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी अगर आप देखो तो बच्चा ह्यूमन फिजियोलॉजी को काफ़ी इंटरेस्टेड पढ़ता है, इंटरेस्टिंग से उसको देखता है, क्योंकि उसको एक डॉक्टर की थीम उसमें वो दिखती है, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, और जितना इंटरेस्ट लेता है वो उसमें उतना डीप जाने जाता है। जी जी। तो वो बहुत पूरे साल भर ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगा रहता है, NCERT में भी, आउट ऑफ NCERT में भी। लेकिन सर अगर आप क्वेश्चन देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो मैक्सिमम सर 90% क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT की लाइन है। मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ है, या आपके सकस एंटेरिकस किसका अदर नेम है। तो ये डायरेक्ट NCERT की लाइनें दे रखी है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, डायरेक्ट NCERT में एज इट इज़ लाइन उठा कर क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपको टफ टॉपिक लग रहे हैं वो टफ, मैं कहता हूँ उसमें से ही आपको सबसे इजी क्वेश्चन मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली, अगर आपको NCERT बेस भी अगर आपकी स्टडी है तो आप बहुत अच्छे से इजीली 90 में से 90 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो।
तो सर के अनुसार टॉपिक टफ लगते ही हैं, वो होते नहीं हैं। जैसे कि आपको इस वक्त लग रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो बेटा जी वो आपको सिर्फ लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं है वास्तविकता में। अब हम सर थोड़ा सा डीप इसमें जाना चाहेंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर हम पेपर सेट करते हैं और अगर अपने बहुत सारे बच्चों के 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो उनके पहले से देखे हुए हैं। पहले से मेरा ऐसा मानना है कि बायोलॉजी के अंदर कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाता है तो उसके सही होने के चांसेस बच्चे के बहुत कम होते हैं, और अगर वो पहले से देखा हुआ है, कॉन्सेप्ट उसका पहले से समझा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आसानी से सही कर सकता है। तो जब आप पेपर बनाते हैं, हम ये सोचना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जामिनर जब एनटीए का पेपर बना रहा होगा, या नीट का पेपर एनटीए के जो एग्जामिनर वो बना रहे होंगे, तो एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को देखता है, वो कहाँ पर अटैक करता है। तो वो थोड़ा सा आप एज ए एग्जामिनर अगर हो तो आप कहाँ पे अटैक करेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि लास्ट के 2 दिन में बच्चे उन कुछ चीज़ों को पढ़ सकें और वो जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी है उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। सर बिल्कुल बिल्कुल सर इसमें एग्ज़ामिनर मुझे जितना 5 to 6 ईयर के जो पेपर एनालिसिस जो किए, क्योंकि पहले के टाइम पर तो ठीक है फिर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी 2016 के बाद में ट्रेंड है कि भी एनसीईआरटी बेस ही आते हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो बिना वजह आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और क्वेश्चन सेट की जो बात है तो सर 90 क्वेश्चन में से, अभी जैसे 100 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो 100 में से सर 90 क्वेश्चन एग्जामिनर एनसीईआरटी के एज इट इज़ लाइन उठा रहा है सर। तो अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूँ सिर्फ 3 बार एनसीईआरटी को उसने अच्छे से पढ़ा है, तो वो 90 में से सर 80 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकता है। मतलब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज़ उठा रहा है, उसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रहा है। आप लास्ट 2-3 ईयर के आप पेपर अगर आप देखिए तो एनिमल किंगडम से सिर्फ उसने एग्जाम्पल पूछे हैं, ये माइक्रोब से सिर्फ एग्जाम्पल पूछे हैं कि लैक्टिक एसिड किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन इसने पूछे। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसका एरिया उन्होंने डिफाइन ही कर रखा है कि बस उसमें से ये क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रोब जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, और वो माइक्रोब जो किस टाइप का माइक्रोब। बिल्कुल तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर। तो इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी की सिर्फ अच्छे से रीडिंग भी कर लेते हो समझकर, तो नॉर्मली आप 80 क्वेश्चन तो इजीली सही कर दोगे। कई बार तो सर एग्जामिनर पेपर देख के हमें ऐसा लगता है कि एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा जल्दी मेहनत भी नहीं करना चाहता। जैसे बायोमोलिक्यूल से अपन देखें तो उसने एक टेबल से सवाल उठाया, तो फिर देखा यार साइड में नीचे एक टेबल और बनी हुई है, तो वहाँ से ही उठा लेते हैं। तो उसने एग्जाम्पल पूछा कि कोई टॉक्सिक जो मटेरियल है वो बताओ, फिर नीचे पूछ लिया कि वो ग्लूट 4 का पूछ लिया। यही सेम इन्वायरमेंटल इशू में सर लास्ट टाइम हुआ है। इन्वायरमेंटल इशू में सेम पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन उठाए, मतलब ऊपर की लाइन पूछ ली और लास्ट नीचे की लाइन पूछ ली। सर मुझे लगता है कि एग्जामिनर ये भी शायद चाहता है कि बच्चे 11-12 के हैं, हाँ, तो बच्चे हैं, बच्चों की तरह की ये देखना चाह रहे हैं कि बेसिक्स इनके अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि आगे डॉक्टर्स बनना है, तो डॉक्टर्स के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि डायरेक्ट इसलिए एनसीईआरटी की लाइन शायद उठाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, उन्हें अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो बच्चा ओके है, आगे और अच्छा करेगा। अब मैं अगले सवाल में त्रिपाठी सर तक पहुंचना चाहूँगा। जी सर। त्रिपाठी सर, जैसे कि बॉटनी का वेटेज जो है वो पिछली बार हमने देखा कि वैसे तो एनटीए डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा पोर्शन बॉटनी का है कौन सा जूलॉजी का है, वो एज ए बायोलॉजी करता है, और ओएमआर बढ़ने में आसानी हो इसलिए उसने 50-50 के सेक्शंस बना रखे हैं। जी। तो कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस उन्होंने बॉटनी सेक्शन में भी पूछ लिए थे, कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस उन्होंने जूलॉजी में भी पूछ लिए थे। तो लास्ट अभी 2 दिन बच्चों के पास बचे, तो अगर आप सीधी डायरेक्शन बच्चों को देना चाहें कि भाई बॉटनी को लास्ट 2 दिन में किस तरह से हम रिवाइज कर पाएँ, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है? देखिए राकेश सर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो बच्चे हैं वो एक तरीके से उस मोड में है कि जब वहाँ पर उन्होंने जो पूरे साल पढ़ा है, जब मेरे बच्चों आपने पूरे साल पढ़ा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने जब पूरे साल पढ़ा होगा तो आपने एनसीईआरटी को हाईलाइट किया होगा और आपने अपने नोट्स को भी हाईलाइट किया होगा, और कहीं ना कहीं पे जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे आपने टेस्ट सीरीज को भी पूरी लगन से दिया होगा। मैं केवल 2 दिन में आपसे एक चीज़ कहूँगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने हाइलाइट्स किए हैं, जो आपने नोट्स में हाइलाइट्स किए हैं या जो आपने एनसीईआरटी में हाइलाइट्स किए हैं, उनको जल्दी जल्दी से आप देखें। इसके साथ मैं आपसे 2 चीज़ें कहूँगा
कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा बच्चा कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रखी, उस पर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है और आपने उसको पढ़ रखा है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर आपको कोई टफ चीज़ लग रही है लेकिन आपने उसको पढ़ रखा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर देख लें। लेकिन अगर आपने पूरे साल में, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, आपने किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा छुआ नहीं है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बाकी जो बच्चे 2 दिन हैं उसमें उस टॉपिक को आप टच नहीं करें। यानी कॉन्ट्राडिक्टरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से कोई टफ चीज़ आपको लग रही है लेकिन वो हाईलाइट है, उसको आप तुरंत देख लें। लेकिन जो चीज़ आपने छुई नहीं है उस चीज़ को आप कोशिश करें कि इन 2 दिन में अनवांटेड तरीके से आप उसको ना टच करें, नहीं तो आपका जो पहले से तैयार चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं पे नई चीज़ आपको उसको लैग करा सकती है। और इस समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका तैयार है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता है, योद्धा जब युद्ध करने जाएगा तो उसके पास जितने हथियार होते हैं वो उससे लड़ाई लड़ता है। तो जितने आपकी तैयारी है आप उससे लड़ाई लड़ो और हमारे ख्याल से आप विजयी होकर लौटेंगे। और एनसीईआरटी, जैसे सर ने कहा ना कि गागर में सागर है, आप एनसीईआरटी को हाईलाइट जो आपने पूरे साल में किया जल्दी से उसको देख डालो, बिना किसी भी डिप्रेशन के जल्दी से देख डालो। बहुत बढ़िया सर। सर ने एक चीज़ पे जोर दिया है कि हमें अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो, क्योंकि अगर कोई टफ टॉपिक बच्चे ने पहले नहीं पढ़ रखा है और अब उसको जानने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको, क्योंकि अगर पूरे साल में उसने नहीं छुआ है और अब इस बच्चा अपने लगभग घर निकल चुका है तो वो अकेला महसूस करेगा और वो एक स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा और स्ट्रेस से फिर माइंड का जो परफेक्शन है वो कम हो जाता है। सही। और जो चीज़ें उसके कॉग्निशन में जा चुकी हैं वो फिर वापस रिकॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक सर, अभी बच्चों के सामने एक एनटीए का पैटर्न जो है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी सुविधाजनक भी है, लेकिन उससे काफ़ी चैलेंजेस भी बच्चों के सामने आते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया हुआ है। सही। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो सेक्शन ए को करते वक्त बच्चा रिलैक्स रहता है और सेक्शन बी को करते वक्त बच्चा टेंस रहता है। देखिए सर, मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट में लेके जाऊं जी। कि सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन हैं वो तो कंपलसरी है, लेकिन मेरा अगर सर देखा जाए कि जो सेक्शन बी है उस पर क्वेश्चन करने में हमें थोड़ा सा मिल रहा है कि हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊं, मान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चन में जब 5 क्वेश्चन आपको करने, तो मान लीजिए कि आपके 3 क्वेश्चन आपके तैयार है, उनको आपने कर लिया। अब आपके पास बचे कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। तो आप कर क्या सकते हैं कि कभी कभी जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में, सर भी पढ़ाते हैं, सभी लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है कि जैसे कभी कोई हमारे सामने क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को जब बच्चा हमसे पूछता है तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि जिसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं। और आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं, सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने कोई भी पेपर आए, किसी भी क्वेश्चन के आपको आंसर लगाने से पहले आप चारों ऑप्शन को देखेंगे। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि उसको लगा यही ऑप्शन सही, तुरंत उसको टिक कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो 7 क्वेश्चन आपके छूटे हैं, उन 7 क्वेश्चन में आपको करना क्या चाहिए कि 100% आपका एक्सपीरियंस वहां पर काम करेगा, क्योंकि साथ में आपको 2 करने हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको कतई पता चल जाएगा, जब आपने पूरे साल लगन से पढ़ाई करी है, टेस्ट सीरीज दी है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है और कहीं ना कहीं पे आपने इतने अच्छे मॉक टेस्ट दिए हैं और आप चूंकि पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री है और आप कल को डॉक्टर बनने भी जा रहे हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि जो 50% जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि इसमें ए और डी या ए और बी और सी यानी 2 ऑप्शन नहीं है, तो 50% का चांस आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी आपके पास होगा कि अगर आप एक क्वेश्चन को देखते करीब से देखें तो चांस ऑफ द सिलेक्शन आपका यानी 100% क्यूरियोसिटी तक जाता है। तो जो बी सेक्शन है, मेरे कायदे से, मेरे मानने से ये बच्चों की सुलभता के लिए बनाया गया है। यानी जो कोरोना काल के बाद ये चीज़ें हुई हैं, मुझे तो लगता है कि बच्चा आप लोगों के लिए ये सुलभता के लिए बनाया गया, इसको यूटिलाइज करें आप। कि जो चीज़ कंपलसरी है उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके से 20 मिनट बढ़ाए गए,
जो आपको पहले पेपर में पेपर चेकर आता था, आपको साइन करता था, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता था कि मुझे पेपर करने दो, तो वो 20 मिनट आपको इसलिए नहीं बढ़े हैं कि आपको टाइम मिल गया क्वेश्चन करने का, आपको 20 मिनट इसलिए भी बढ़ गए बेटा कि जो आपके कुछ पेपर करते समय आप पानी पीने जाते थे या कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे, उन चीज़ों के लिए 20 मिनट आपको ज़्यादा मिले हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो 20 सेक्शन है वो आपके लिए सिलेक्शन के होने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुलभपूर्ण एक तरीके से एनटीए ने बना दिया है। सर ने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही कि जो भी हमें 50-50 जो परसेंटेज है कि 2 ऑप्शन आपने कट कर दिए और उसके बाद में 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें से जो प्रोबेबिलिटी वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। और क्वेश्चन का ऑप्शन चारों पढ़ना, ये मेरे हिसाब से सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राय रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर पिछले पेपर की बात करें तो एक बच्चे, हमारे एक बहुत अच्छे बच्चे का एक सिंगल सवाल सिर्फ इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसने एक सवाल देखा और सवाल से मिलता हुआ एक ऑप्शन देखा, बाकी 3 ऑप्शन पढ़े नहीं पढ़े। सवाल था कि जोना पेलिसिडा विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जोना पेलिसिडा जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, किस काम के लिए आ रही है। तो उसने देखा कि रिसेप्टर जो है स्पर्म और ओवा को जो रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे ने ये पढ़ रखा है कि वो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और वहाँ पे एग मेम्ब्रेन एक ऑप्शन था, तो बच्चे ने रिसेप्टर देखा और मेम्ब्रेन देखा। जी, हमारी आंखें भी वही देखती हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो रिसेप्टर जैसी वर्ड आता है तो एक मेम्ब्रेन वर्ड आया, उसने एग मेम्ब्रेन भी नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ मेम्ब्रेन पढ़ा, वो टिक कर दिया, जबकि वो रिसेप्टर से वो जोना पेलिसिडा वहाँ पे ऑप्शन था। सर एक चीज और भी है, मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन जो बेटा आता है उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है विच इज इनकरेक्ट, विच इज करेक्ट। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे लिखा हो कि विच इज इनकरेक्ट, तो आप उस इनकरेक्ट को थोड़ा सा सर्किल में कर लेंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसने इनकरेक्ट पूछा कि करेक्ट पूछा। कभी कभी हम गलत कर देते हैं, यानी हमें कतई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पूरे साल की मेहनत है नीट में, क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा बहुत फॉर्म भरे जाते थे, अब तो नीट है केवल, तो इनकरेक्ट या करेक्ट को भी आप अंडरलाइन करेंगे प्लीज। कई बार वो इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट भी बोल लेता है, इनकरेक्ट को नॉट करेक्ट भी पूछ लेगा। हाँ, तो भाई कुछ घुमाने के लिए उसको अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन को बहुत हार्ड बनाने की कोशिश करता है, टफ बनाने की कोशिश करता है। वैसे सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं ऐड करना चाहूँगा कि जनरली बायोलॉजी में स्पेशली देखा गया कि बच्चे बोलते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, और वो साल भर तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिली मिस्टेक करते रहते हैं। रीजन क्या है, मैंने सबको एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि देखो ऐसा है कि हम लोग तो लिविंग हैं, तो हम लोग तक सभी लोग चाहते हैं सम्मान, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। मैं तो क्वेश्चन के लिए भी कहूँगा, वो भी सम्मान चाहता है कि भैया हमें पूरा अटेंशन दो। अब होता क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन तो आपने देखे हुए, इतने टेस्ट सीरीज, इतने क्वेश्चन इतने किए हुए हैं, तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, लगाओ भाई जय बजरंगबली के नाम से। और होता क्या है उसमें, फिर आप बच्चे सम्मान उसको नहीं दे रहे होते हैं, वो तो ऑप्शन भी चाहते हैं कि हमें सम्मान दो, पूरा पढ़ो आप हमें। और सिली मिस्टेक दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पॉइंट टू एंड पूरा पढ़ना है, चाहे क्वेश्चंस हो चाहे उसके ऑप्शंस हो। ये सबसे बढ़िया मेथड है सिली मिस्टेक को दूर करने का। और इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में 360 में से 360 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिली मिस्टेक वाला जो पॉइंट है वो दिमाग से हट जाना चाहिए, सिंपल। बच्चों सर कुछ जैसे अभी यहाँ पे बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया है कि उनको हम टाइम दे रहे हैं 3 घंटे का, नो डाउट यहाँ पे हमने 3 आवर्स 20 मिनट नहीं दिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में बच्चा उसको सोल्व करे, ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उसको एज ए एडवांटेज वो यूज़ करे। तो बच्चों की ये टेंडेंसी रहती है कि वो उनमें पता नहीं किस बात का कंपटीशन है, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही होती है, पता नहीं वो कौन सा बिल्कुल नए कीर्तिमान बनाना चाहते हैं कि सर हमने 2 घंटे पेपर सोल्व कर लिया। भाई क्यों कर लिया, जब आपको 3 घंटे पूरे एनटीए दे रहा है तो आप उसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके करें, ठीक है। आप जल्दबाजी में कर रहे हैं और 2 घंटे में पेपर करके बैठ गए, अब आपको बाहर तो जाने को मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पे तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो उस बारे में क्या करना चाहेंगे, जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। उसमें ये रहता है कि जनरली सभी लोग करते भी हैं। हमारा कहना ये रहेगा कि फर्स्ट राउंड में क्या है, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं इजी वे में उनको आप टिक करते जाएं, उनको लेना है। और जो क्वेश्चन टफ है उसको आपको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है, उसमें जूझना नहीं है कि नहीं तुम्हें तो हम लेके चलेंगे। प्रॉपर सम्मान उनको भी देना है। बाउंसर आ रहा है तो हाँ उसको बिल्कुल सम्मान के साथ बॉल को एकदम टच करते हुए फिर कहते हैं हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको सेकंड राउंड तो लेना ही पड़ेगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके साल भर की मेहनत,
आपका टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ जो प्रैक्टिस करवाई है पीसीपी ने स्पेशली, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ कल्चर देखा है कि नो डाउट बच्चे 2 घंटे में बहुत अच्छा तरीके से पेपर कर लेते हैं। बच्चों का ये भी कहना है सर 2 घंटे हम पेपर कर रहे हैं, उसके बाद एक बार हम सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक बच्चे पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार बच्चों को मैंने देखा है बहुत अच्छी तैयारी होती है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम रह गया। कहीं ना कहीं हम बीच में उलझ जाते हैं उन क्वेश्चंस में जो हमें नहीं आ रहे हैं। उनको प्रणाम करते हुए आगे, सम्मान उनको भी देना है, सम्मान बहुत ज़रूरी है, उनको सम्मान देते हुए आगे बढ़िए और आप डेफिनेटली जो आपका टारगेट है आप अचीव कर पाएंगे। आसिफ सर, एक जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो एक चीज़ निकल के सामने आई कि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें लगभग 18 क्वेश्चंस जो थे वो मैच द कॉलम के थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है। तो आप बच्चों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि जब मैच द कॉलम क्वेश्चन बच्चा कर रहा होता है तो स्पेशली कुछ आपकी ट्रिक्स कुछ हैं जो बच्चों की हेल्प कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें मैच द कॉलम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो बहुत टफ वे में देखते हैं, क्योंकि इसमें एरिया बहुत कवर कर लेता है क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा लगता है, मेरा बहुत टाइम खा जाएगा। हाँ, तो बहुत टाइम खा जाएगा। मैं कहता हूँ सर ये पेपर के सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर आपको पूरे क्वेश्चन नहीं भी आता, जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन देकर आपको मैच द कॉलम करवा रहा है, मैं कहता हूँ आपको 4 की जगह आपको 2 भी चीज पता है तो भी आप इजीली क्वेश्चन एक के भी हो जाता है। आप वो ऑप्शन ही एक दे रखा है, देखा है कि वो ए के सामने 4th लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इजीली सोल्व हो जाता है। इसमें सर मेरी ट्रिक मोस्टली ये रहती है कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन अगर आपको 4 ऑप्शन देखना है तो इसमें एक ट्रिक ये रहती है कि जैसे में जो कॉलम बी होता है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में कॉलम 1 में जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल बेस या कोई भी चीज़ पूछ लेता है और कॉलम बी में जो है वो स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं मोस्टली फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करके उसमें से जो कॉलम ए है उसमें मैं पॉइंट देखता हूँ कि ये चीज़ कहाँ पर है, और उसको देखकर मैं डायरेक्ट ऑप्शन देख लेता हूँ। तो जैसे आपने कई बार कहा कि वो कई बार तो एक में ही आ जाता है वो, और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब क्वेश्चन आपने पूरा रीड किया भी नहीं और इजीली सोल्व हो गया। तो वो जो अभी सर बता रहे थे कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में वो चीज़ कई बार अप्लाई नहीं होता। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसका तो यही होगा, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप ऐसा भी नहीं करें कि पूरा क्वेश्चन रीड ना करें। आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को रीड करके और पूरा कीजिए। एनटीए टाइम दे रहा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी प्रिकॉशन के लिए एक बार सारा क्रॉस चेक कर भी लें। क्रॉस चेक कर लें। जी सर, बहुत ही शानदार चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। सर एक चीज़ और, बच्चा जो है वो जब फिनिशिंग टच देता है, जैसे कि एग्ज़ाम वाले दिन एक उसके सामने एक स्ट्रेस रहता है कि अब क्या होगा। कुछ बच्चे एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी आप देखते हो कि मोटी मोटी गाइड लेके बैठे रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या कहाँ तक ये चीज़ सही है बच्चों को करना? देखिए सर, एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं जी। जैसा ही हम सोचेंगे। अगर हम पेपर देने जा रहे हैं सर, होता क्या कि जब हम भी क्लास लेने जाते हैं तो कभी कभी हमें भी डिप्रेशन होता है, लेकिन हम उस डिप्रेशन को फाड़ के निकलते हैं जी। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों से, कि जैसा तुम सोचोगे बेटा वैसा ही होने वाला है क्लास के अंदर। ये 3 घंटे जो आपको मिले हैं, ये 3 घंटे में जो 20 मिनट ज़्यादा मिले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आपको समय मिला है ना, उस समय में बेटा आपको डर से लड़ना है और डर के आगे तो जीत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर को आप सिस्टमेटिक देंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपने पेपर दिया, आपका जो दर्पण है, आपकी जो मिरर है वो OMR होगी। अगर आपने उसको गलत भर दिया तो आप फिर नहीं कह सकते कि सिली मिस्टेक हुई। पूरे साल का आपका है, सबसे पहले अगर बायो का पेपर देंगे तो उसको भरेंगे, ऐसे फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन आप उसको सिस्टमेटिक देंगे। डिप्रेशन होने की कोई आवश्यकता नहीं, ना डरने की कोई ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। और मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। बहुत सही। स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर्स पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो एक ये वर्ड वैसे यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर वही चीज़ दिमाग में आती है। अगर कहें कि डोंट थिंक अबाउट द ब्लू कलर, तो सबसे पहले ही दिमाग में आएगा ब्लू कलर। लेकिन
जैसे कहते हैं कि ये कौन चाहता है कि स्ट्रेस लें, लेकिन ये आ जाता है ऑटोमेटिकली। भाई टेंशन मतलब टेंशन कौन लेना चाहता है, लेकिन टेंशन तो हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स बेटा जी ऐसे हैं जिनको आप सोच कर समझ कर उस टेंशन को आप रिलीव कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 2 दिन बचे हैं, इसमें आप टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज़ करें। भाई आप कोई भी टॉपिक को आप सोचें कि हम इसको यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, हम इसको इसका ये वीडियो देख लेते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उससे शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा डिप्रेशन भी दिमाग में आ जाए कि मैं तो ये पॉइंट रह गया था, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है एनसीईआरटी को कवर ना किया जाए और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हों जो आपकी आउट ऑफ टच रही हो, तो उससे थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। तो दूसरा फैक्टर है वो है नींद का। आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, और जिस एम्बियंस में आप रह रहे हैं, जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, जो भी आपके आसपास लोग रह रहे हैं, आप उनसे बातचीत ज़रूर करें। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको लग रहा है कि एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के आसपास रुके हुए हैं, तो आप इंस्टीट्यूट आकर टीचर्स से बात कर सकते हैं। और आपने ये फील भी किया होगा कि जब आप अपने टीचर्स के साथ में बात करते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई टेंशन नाम की चीज़ आसपास भटकती भी नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि भाई एक मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो मेरे से बात कर रहा है, और अगर मैं कुछ इस वक्त गलत कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये बता देगा। भाई आप अगर इंस्टीट्यूट आते हो और या फिर पेरेंट्स से बात करते हो और हमें लगता है कि इस वक्त आपको पढ़ना चाहिए, तो हम तो आपको बाहर से ही भगा देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आप आइए, लास्ट मोमेंट तक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए और टीचर से बात करते रहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीजिंग एक फैक्टर होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा सर, कि इस वक्त जो पढ़ाई है वो अब मुद्दा रहा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई हो चुकी है, तैयारी आप सब लोगों की हो चुकी है। अब मुद्दा रह गया है कि कैसे इन 2 दिन में अपने आप को मैनेज किया जाए। और जो मुझे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नज़र आ रहा है वो है सर रेनी सीजन। अभी जैसे जो मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट दिया हुआ है कि 2-3 दिन में हैवी रेन हो सकती है, और राजस्थान में बच्चों का जो सेंटर है या फिर ऑल इंडिया में भी अभी पूरा मानसून आया है, बारिश हो रही है, क्योंकि ये सभी पूरे भारत वर्ष के लोग देख रहे हैं। जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे 18 लोग इसको देख रहे हैं। तो बेटा जी संडे को 17 जुलाई को आप जो आपका सेंटर है उस पर टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें। आप 1-2 घंटे का गैप लेकर नहीं रखें, क्योंकि हो सकता है उस वक्त बारिश हो जाए, हो सकता है जाम लग जाए, हो सकता है आप इतना हैवी बारिश हो कि आप गाड़ी से निकल कर सेंटर में जाते वक्त आपका एडमिट कार्ड भीग सकता है, और उस वक्त ये सब चीज़ें स्ट्रेस दे देती हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को ईजिली मन में सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा और वो नहीं होता है, तो फिर अचानक से ही स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हम लोगों की सलाह ये रहेगी कि इस रेनी सीजन को देखते हुए आप सेंटर पर कम से कम 4-5 घंटे पहले पहुंचे, या फिर मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप पिछले दिन सेंटर के आसपास ही कोई होटल लेके वहीं पर रहें, ताकि वो इजीली अप्रोचेबल रहे। तो उस वक्त एक स्ट्रेस तो कम से कम आपका कम होगा कि भाई सेंटर पे टाइम पे कैसे पहुंचना है। दूसरा, जब भी जाएं तो छाता जरूर लेके जाएं, और साथ में कोई गार्जियन आपके साथ जरूर जाए। कोई भी बच्चा अकेला ना जाए, ताकि एंड टाइम पर कुछ भी हो तो उसको हैंडल करने के लिए उसके साथ में कोई एक कंपेनियन रहे, सपोर्ट रहे। तो अगर बारिश भी हो रही है तो आप गाड़ी से निकलकर आपको छाता लेकर वहाँ तक सेंटर तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से वक्त आ गया है, सभी बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, सभी बच्चों ने खूब सारे पेपर्स दिए हैं, खूब अच्छी प्रैक्टिस आपकी की है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। किसी ने कहा है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, बिल्कुल, और हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत अच्छी। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से पूरे पीसीपी परिवार की तरफ से विश यू वेरी बेस्ट। अच्छा करके आएँ, जीत के आएँ, और 17 जुलाई को अपना दम दिखाएं। धन्यवाद।